जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी क्लास 9th ये शुरू किया हुआ है हमने ऑनलाइन क्लासेस। तो इसमें हमने थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर अभी तक हमने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तक हम पहुंच गए हैं, वो सर हमने कर लिया है। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने आखिरी बात कही थी कि वायरसेस को 5 किंगडम के अंदर क्यों नहीं प्लेस किया गया। हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसके अंदर हमने हर किंगडम के अलग-अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। बट उसके अंदर 5 किंगडम को ये वायरस को किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया था। तो उसमें एंड पे मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन यहाँ पे ये एक पूरा क्वेश्चन है, जस्टिफाई व्हाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या स्टेटस ऑफ वायरसेस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी याद करना है। तो वायरसेस जो हैं क्योंकि इनके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इस वजह से इनको किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम इनके जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उन पे ज़रा नज़र मारते हैं। जैसे वायरसेस जो हैं ये ए सेलुलर हैं, यानी इनकी बॉडी सेल पर मुश्तमिल नहीं होती। सो इनके अंदर डू नॉट पोजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होती, और दे येट शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो बेसिकली ये नेचर वाइज नॉन लिविंग है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करते हैं। जैसे वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्शियस हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं, और वायरसेस के अंदर आरएनए और डीएनए नॉर्मली होता है और उसके ऊपर प्रोटीन कोट होती है, और ये लिविंग सेल के अंदर जब जाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सो दे काज अ नंबर ऑफ डिजीजेस। तो ये बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं, इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, हर किस्म के जानवर, इवन बैक्टीरिया को भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो इनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच किया जाता है, बट एट द सेम टाइम दे शो सम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं तो ये ना तो कोई फूड किसी किस्म का इंटेक करते हैं, ना ये डिवाइड करते हैं अपने आप को, तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह पड़े रहते हैं। तो किसी वेक्टर के जरिए, किसी सोर्स के जरिए लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, तो लिहाजा ये दे शो द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। सो लिहाजा इनके इन ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वायरसेस को इन 5 किंगडम के अंदर शामिल नहीं किया गया। इनका स्टेटस जो है वो अलहदा से है। तो वायरसेस के अंदर दो और टाइप्स हैं, प्रायॉन्स और वायराइड्स। ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन प्रायन और वायराइड्स को भी किसी किंगडम के अंदर जगह नहीं मिली। प्रायॉन्स जो हैं ये जस्ट प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि वायराइड्स जो हैं they are composed of circular RNA only, but both these particles cause infectious diseases in certain plants. तो ये मुख्तलिफ पौधों को ये बीमार कर सकते हैं। सो ये था वायरसेस का स्टेटस, जिसकी वजह से वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है। ओके बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर, जो हमारे कोर्स कंटेंट सिलेबस ब्रेकअप के अंदर है, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी ये जो टेक्सोनमी है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिजम्स को उनका साइंटिफिक नाम देते हैं। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो टेक्सोनमी के अंदर आती हैं। तो इससे पहले हमने अब तक जितना कुछ भी पढ़ा वो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम जो इसका दूसरा पार्ट है जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है दैट इज मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड है ये एक साइंटिफिक मेथड है जिस मेथड के ज़रिए हम ऑर्गेनिजम्स को उनका साइंटिफिक नेम देते हैं। ऑर्गेनिज्म के एक तो लोकल नेम होते हैं ना, और एक साइंटिफिक नेम होता है।
जो साइंटिफिक नेम है उसको इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड के जरिए दिया जाता है। अब सबसे पहले हम इस वर्ड पे गौर करते हैं। ये जो वर्ड है बाइनोमियल, ये बताता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। बाई का मतलब टू और नोमियल का मतलब नेम देना, यानी जब हम किसी भी स्पीशी को साइंटिफिक नाम देंगे तो वो दो नामों पर मुश्तमिल होगा। उसका जो पहला नेम है, फर्स्ट इज फ्रॉम द जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज नेम फ्रॉम द स्पीशी नेम। तो पहला नेम उसका जीनस नेम होगा और दूसरा जो है वो स्पीशी नेम होगा। और ये जो मेथड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, द नेम वाज कार्लोस लिनियस in 1707 to 1778, first introduce and adopt the system of binomial nomenclature। उसने ये सिस्टम पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था, उसने ये मेथड दिया था। और जैसा कि मैंने बताया पिछले लेक्चर के अंदर भी, इवन आज भी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो जब उसको साइंटिफिक नेम देना होता है तो इसी के मेथड को फॉलो करके उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर भी इस कार्लस लिनियस की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इस सारे बुनियाद पे हम कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड व्हाइल सजेस्टिंग डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स। तो इसमें चंद उन रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम साइंटिफिक नेम दे रहे होते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो कौन से ऐसे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है फॉर द साइंटिफिक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक रूल है साइंटिफिक नेम देने का, साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स such as Homo sapiens, when handwritten they are underline it। यानी जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं कोई लेक्चर या कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक या कोई भी पेपर लिख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई साइंटिफिक नेम आ जाता है तो उसको आप इटैलिक के अंदर टाइप करेंगे, यानी उस साइंटिफिक नेम को। वर्ड पे ऑप्शन होती है जब आप टाइप कर रहे होते हैं इटैलिक, तो आप उसको सिलेक्ट करके आप इटैलिक करेंगे तो वो थोड़ा सा वर्ड टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक वर्जन में लिखेंगे। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, कोई पर्चा सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ हाथ से लिख रहे हैं और उस आपके पैराग्राफ के अंदर अगर कोई साइंटिफिक नेम आ जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको आप लिखने के बाद इस तरीके से, जैसे होमो सेपियन इंसानों का हमारा साइंटिफिक नेम है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो शॉर्ट क्या कि पहला रूल क्या है कि कंप्यूटर पे आप टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक में करेंगे, और अगर साइंटिफिक नेम को और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। सेकंड रूल, द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जैसे ये होमो है, होमो हमारा जीनस नेम है और सेपियन जो है वो स्पीशी नेम है। तो इसमें जीनस नेम हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम स्पीशी नेम लिखेंगे। उसके अंदर मजीद हमने क्या ख्याल रखना है कि जीनस नेम जो है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट लेटर है, पहला जो उसका लफ्ज़ है, लेटर है, वो हमेशा कैपिटल लेटर बड़ी ABC के अंदर आएगा। जैसे होमो का पहला वर्ड जो है वो H से शुरू हो रहा है, तो H आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल लेटर में है। जबकि स्पीशी नेम जो है इज नेवर कैपिटलाइज्ड। स्पीशी नेम को कभी भी हम स्टार्ट ही बड़े ABC से नहीं करेंगे, बल्कि स्मॉल लेटर, जैसे सेपियन जो है ये S से शुरू हो रहा है तो S स्मॉल डाला हुआ है। तो इस बात को अगर मैं शॉर्ट करूं तो सेकंड रूल जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप साइंटिफिक नेम लिख रहे होंगे तो उसका जीनस नेम दैट शुड बी ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीशी नेम इज ऑलवेज with the small letter that should be never capitalized. So this is the second rule or basic principle of binomial nomenclature. Number third rule, in scientific journals the main entry for the scientific name is followed by the surname of scientists who first publish the classification. For example, Pather Domesticus Linnaeus in 1758। हाँ, इसमें एक और भी है कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनिजम्स को
जब उनका साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो उसमें एक नाम जो है वो जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीशी को डिस्कवर किया होता है तो उसको ऑनर देने के लिए उसके नाम पे भी एक नाम पे भी उसका नाम रखा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक ऑर्चर्ड ट्री है माउंटेन एबोनी, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसको नाम दिया था, इसका नाम था बोनिया वेरिगेटा। ये एक स्विस बॉटनिस्ट था जिसका नाम था बोइंग, तो ये उसके नाम पे फिर इस प्लांट का नाम जो है ऑर्किड ट्री का नाम पड़ा। दैट नेम वाज बोनिया वेरिगेटा। यानी इस पॉइंट में जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो ये है कि जब कोई स्पीशी डिस्कवर होती है तो उस जो डिस्कवर कर रहा होता है उसके नाम से भी उसका एक नाम अटैच किया जा सकता है साइंटिफिक नेम के अंदर। Fourth rule, when used with a common name, the scientific name usually follow in the, and this is for example the house sparrow or Passer domesticus decreasing in Pakistan। तो ये भी एक कॉमन जो समटाइम्स कॉमन नेम जो हैं उनमें से भी कोई इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साइंटिफिक नेम जो है जनरली राइट इन फुल विद व्हेन इट इज फर्स्ट यूज। हाँ, एक और चीज़ जो रूल के अंदर आती है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं किसी भी स्पीशी का, अगर वो फर्स्ट टाइम आप उसका नाम लिख रहे हैं तो वो कंप्लीट नेम आएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कैनस ल्यूपस, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसका नाम लिखेंगे तो ये आप कंप्लीट नेम लिखेंगे। इसी तरह जीनस नेम और स्पीशी नेम कैनस ल्यूपस, या होमोसैपियन है तो पहली दफ़ा अगर आप लिख रहे हैं तो होमोसैपियन पूरा लिखेंगे। हाँ, एक से ज़्यादा मरतबा अगर यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा मरतबा अगर आप उसमें लिख रहे हैं तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का तरीका ये होगा कि ये जो जीनस नेम है इसका आप पहला कैपिटल लेटर डाल के उसके बाद डॉट डालेंगे और आगे स्पीशी नेम पूरा लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हो रहा है वो नाम साइंटिफिक नेम, तो उसको आप शॉर्ट करके इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। यानी अगर होमोसैपियन पहली दफ़ा है तो पूरा लिखेंगे होमोसैपियन, और उसके बाद अगर दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा आ रहा है तो आप इसको कैपिटल एच डाल के डॉट डालेंगे और सैपियन लिख देंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात हम एक एब्रीविएशन है CF, ये भी यूज़ करते हैं व्हेन आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट कंफर्म। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन अभी कंफर्म नहीं है तो उसके नाम के साथ हम CF लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल Corvus CF splendens indicates that a bird similar to house crow but not certainly identified as a species। तो ये Corvus splendens जो है वो हाउस क्रो से मुमासलत रखता है, सिमिलर है, लेकिन अभी उसकी एग्जैक्ट स्पीशी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, तो इसका नाम जो है वो फिर Corvus CF splendens लिखा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद जो रूल है, द जीनस नेम एंड स्पेसिफिक नेम species name may come from any source whatsoever. Often they are Latin words, but they may also come from, as in Greek, from the place, from a person, preferably naturalist, a name from the local language, etc। तो ये नाम जो हैं किसी भी ज़बान से, क्योंकि शुरू में लैटिन था फिर ग्रीक था, तो इन नाम से आमतौर पर इनके नाम लिए जाते हैं, रखे जाते हैं। So these are the basic rules that should be adopted for every taxonomist when कि जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखेगा तो वो इन रूल्स को फॉलो करेगा। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ साइंटिफिक नेम रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद एम्स क्या हैं? एम्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज due to its widespread use and stability of its names। ये सिस्टम बड़ी तेजी के साथ स्टैब्लिश हुआ। ये एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम, और इसमें जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दे देते हैं तो ऑलमोस्ट वो मैच भी नहीं होता, तो स्टेबिलिटी है साइंटिफिक नेम प्रोसेस के अंदर। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी
ambiguously identified with just 2 words। आपने जस्ट ये 2 नाम इंटर करने होंगे, साइंटिफिक नेम, आपको स्पीशीज सारी सामने आ जाएगी। इसमें किसी किस्म का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, कोई ट्रांसलेशन का मसला नहीं होगा। तो ये सिस्टम जो है वो बहुत ही स्टेबल है और बड़ी जल्दी से, तेजी से ये दुनिया में फैल गया और इसको फिर अब अडॉप्ट किया जाता है जब भी किसी भी साइंटिफिकली आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना है। सिग्निफिकेंस अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी, इस मेथड की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड जो है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, तो बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर कॉमन नेम जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट रीजन्स के अंदर सेम ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे प्याज, ये ऑनियन जिसे हम कहते हैं, उर्दू में इसको प्याज कहते हैं, पाकिस्तान की डिफरेंट ज़बानों के अंदर इसको गंडा, वसल मुख्तलिफ नाम है इसके, इंग्लिश में इसको अनियन का नाम दिया जाता है। तो ये एक ही स्पीशी है लेकिन इसके मुख्तलिफ रीजन, लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ नाम है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलियम सिपा है, जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस होगा, चाहे अरेबिक है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, उसके अंदर जब हम इस प्लांट की साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो दैट इज एलियम सिपा। तो इस अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और इसी तरह इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय सम कॉमन नेम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स को उनको कॉमन नेम की वजह से पुकारा जाता है। फॉर एग्जांपल द नेम ब्लैक बर्ड यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। अब ब्लैक बर्ड जो है कौवे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और रेवन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक कन्फ्यूजन है। तो जब हम इनका साइंटिफिक नेम ले लेंगे तो उसमें फिर ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स के लोकल कॉमन नेम्स जो हैं वो भी कन्फ्यूजन का शिकार बनते हैं, जैसे स्टार फिश, जेली फिश। तो इनके नाम से आम आदमी समझेगा कि शायद ये फिश हैं, दे आर नॉट फिशेस, but several common names like jelly, crayfish or starfish do not fit biologists in the definition of fish। यानी जो डेफिनेशन है फिश की उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती, तो इस तरीके से ये नाम भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। To avoid all these confusions, organisms are given scientific name by using binomial nomenclature। The value of this system is due to widespread and use the stability of its name, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए साइंटिस्ट जो हैं ये साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड जो है इसको अडॉप्ट करते हैं ताकि इन तमाम अनफेवरेबल कंडीशन से बचा जा सके। तो ये सारी इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस है। So this is very important topic, binomial nomenclature method, जिसके तहत हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर, इस के अंदर हमने टॉपिक जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड वो डिटेल के साथ पढ़ा और साथ में हमने वायरसेस का जो स्टेटस था उसको एक दफ़ा रिपीट किया कि वायरसेस को क्यों 5 किंगडम के अंदर जगह नहीं मिली। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब हम इस चैप्टर के कंक्लूड की तरफ जाएंगे। हमने बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिटेल के साथ सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस जो हैं, इंसान, क्योंकि हम मॉडर्न एज में दाखिल होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज एरा में दाखिल होते जा रहे हैं, जिससे इंसान ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर और साइंटिफिक बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। तो इसके साथ साथ जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी बड़े बुरे तरीके से डैमेज किया गया है। तो डेफिनेटली नेचुरल इन्वायरमेंट जब डैमेज होता है तो वहाँ पे फिर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, वो भी डैमेज होते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी, impact of human beings on biodiversity. To improve the living condition for 600 million humans, we are imposing serious threats to survival of much biodiversity. 600 या 700 मिलियन लोगों जो आबादी है, 600-700 अरब के करीब,
तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए इंसानी आबादी इनको फैसिलिटीज़ देने के लिए टू अक्वायर द मोर लैंड स्पेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री हो गया सारी और एटसेट्रा। तो इनके लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को बड़े ख़तरे में डाल रहे हैं। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ कि जब आबादी बढ़ती है तो सबसे पहले क्या उसके डैमेजिंग किन दो चीज़ों पे होता है। एक तो है हैबिटेट लॉस और दूसरा डिफोरेस्ट्रेशन। हैबिटेट लॉस और डिफोरेस्ट्रेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी आप दरख्त जंगल काटेंगे तो उससे तमाम जानवर जो है वो तो रहते ही जंगलों में, दरख्तों पे है। तो जब आप वही जंगल दरख्त काट देंगे तो डेफिनेटली उन एनिमल्स का जो रहने की जगह हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएंगे या मूव कर जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डैमेज हो जाएगी। सो दे आर इम्पोर्टेंट काज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो हैबिटेट लॉस और डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। So as deforestation proceeds in tropical forest, it becomes the main cause of mass extinction of species. तो अगर ये डिफोरेस्ट्रेशन खास तौर पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर हो, जंगलों के अंदर हो, वहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ये जानदार, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हर तरह के बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे मौजूद होती है। तो जब हम इन जंगलों को, दरख्तों को काटेंगे तो बहुत ज़्यादा तादाद में जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा हो जाता है। तो ऑल स्पीशीज़ हैव स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटेट नीड्स। तो इन तमाम स्पीशीज़ को सर्वाइवल के लिए ख़ास किस्म की फूड और एक ख़ास इन्वायरमेंट, हैबिटेट चाहिए होता है जहाँ पे वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो जब हम उनके हैबिटेट को ही ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली वो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी। यहाँ पे बात हुई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें एक पैराग्राफ के अंदर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर हार्बर ऑफ एट लीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया के तकरीबन 50% जो बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड की वो इन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्रूव दैट दीज फॉरेस्ट आर डेक्लाइनिंग। तो ये देखा गया है कि ये फॉरेस्ट बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। Original extent of tropical rainforest was 75 million square kilometer. Now they are remains about 7.5 to 8 million square kilometer. तो ये इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना तेज़ी के साथ ये श्रिंक हुए हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे इनका जो एरिया था वो 75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, तो जो कि अब श्रिंक हो के ये 7.5 से 8 मिलियन तक रह गए हैं, स्क्वायर किलोमीटर तक आ गए हैं। सो हाफ इट्स गॉन, आधे से ज़्यादा ये ख़त्म हो गए हैं। सो क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड जिसको हम केपीके कहते हैं, पाकिस्तान इज रिपोर्टेड टू बी श्रिंक एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। यानी हमारे जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो केपीके के अंदर आता है, शुमाली इलाका जात और ये सारे, तो इनके बारे में भी ऑब्जर्व किया गया है कि वो भी 1% जो हैं हर साल जो है वो भी श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। So more significant is the persistent spread of farmers into the forest, the killing of trees through lopping, burning, tapping, the development of small agricultural plots among the trees, and excessive grazing by domestic animals. तो ये जो हमारे जंगलात बड़ी तेज़ी के साथ जो श्रिंक हो रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें टिम्बर माफिया भी है, दरख्त काटे जा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे जानवरों को शिकार किया जा रहा है। उसके अलावा ज़मीन को एक्वायर करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पे फिर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट हैं बड़ी तेज़ी के साथ श्रिंक कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो देर आर मैनी रीजंस कि जिसकी वजह से ये जो बायोडाइवर्सिटी है, और ये सारी रीजंस जो हैं वो ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी श्रिंक हो रही है और ख़तरे में है। जैसे जिसमें हमने ओवर हंटिंग और डिफोरेस्टेशन पढ़ लिया, सॉरी डिफोरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस पढ़ा। इसके अलावा दूसरी जो
इम्पैक्ट है, ह्यूमन इम्पैक्ट जो आता है वो है ओवर हंटिंग. Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales, ibex, ural, markhor, the national animal of Pakistan. Commercial hunting, both legal and illegal, is the principal threat. तो जानवरों का शिकार और वो भी ओवर हंटिंग, ऐसे जानवर जिनकी तादाद ऑलरेडी बहुत कम है लेकिन जो है उनको भी गैर कानूनी तरीके से या जिस तरीके से भी उनको आप मारेंगे तो वो इलीगल प्रैक्टिस है. तो जब आप उसको मार देंगे तो डेफिनेटली उनकी स्पीशीज ऑलरेडी उनकी कम है तो वो फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. जैसे पाकिस्तान के अंदर वेल, आइबेक्स, यूरल, मार्कोर ये ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आते हैं. तो बहुत सारे लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इनका शिकार कर रहे हैं. तो ओवर हंटिंग इज आल्सो अ ग्रेट सीरियस थ्रेट ऑन बायोडाइवर्सिटी और ये सारे इंसान कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर हंटिंग. द नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज. ये भी बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है कि जब आप कोई नॉन नेटिव स्पीशी को, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड ऑफन ओवरलुक काज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी एक दूसरी जगह के स्पीशी को आप किसी थर्ड प्लेस के अंदर उसको आप लगाएं तो वो वहाँ पे जो रहने वाले लोकल स्पीशीज़ हैं उनको डैमेज करने का सबब बनते हैं, जिससे बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. When new species are introduced to ecosystem, the established species in that ecosystem may not survive. जब आप किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक नई स्पीशी ला के इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ उस इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली जो पहले से मौजूदा स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती. The new organism may be predators, parasites, or simply aggressive species that deprive the establishing species of nutrients, water and light. जो नई स्पीशीज आती हैं वो शिकारी भी हो सकती हैं, पैरासाइट्स भी हो सकती हैं, डैमेज भी कर सकती हैं, बीमार भी कर सकती हैं और ख़ास तौर पे जो न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स हैं, वाटर है, लाइट है या खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी अग्रेसिवली हासिल कर सकती हैं ज़्यादा उनके जो वहाँ पे ऑलरेडी लोकल स्पीशीज़ रह रही हैं. मिसाल के तौर पर यूकलिप्टस प्लांट जो है इसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया और पाकिस्तान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बट दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर. ये यूकलिप्टस फैदे का जो पौधा है इसको जहाँ पे भी लगाते हैं तो ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लिहाजा इसको तो आमतौर पर जो वाटर टेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी पानी रहता है वहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन जब हम इसको दूसरी जगहों पे भी लगाएंगे तो क्या होगा कि ये नीचे मॉइस्चर और पानी जितना भी मिट्टी के अंदर है ये ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा और उसकी सराउंडिंग के अंदर बाकी जितने भी स्मॉलर प्लांट्स हैं या सारे जो भी प्लांट्स हैं वो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी इज़ आल्सो ग्रेट थ्रेट ऑन बायोडाइवर्सिटी. So these are the impacts of human impacts of biodiversity on biodiversity. तो आज का ये लेक्चर मैं यहाँ तक रख रहा हूँ. इसके अंदर हमने साइंटिफिक नेम, ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम, उनका जो मेथड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड वो डिस्कस किया और उसके बाद हमने इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी ये डिस्कस किया. इस इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी अभी हमने 4 इम्पैक्ट्स जो हैं वो देखे, जिनमें जैसे हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये हमने देखा, ये हैबिटेट लॉस के अंदर ही आ जाता है. उसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट था वो ओवर हंटिंग, ये हमने डिस्कस किया. थर्ड जो इम्पैक्ट है वो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी, जिसमें आपको मैंने यूकलिप्टस की एग्जांपल दी, ये हमने डिस्कस किया. एक और फैक्टर है वो मैं चले डिस्कस कर ले तो उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म कर लेते हैं. डोमिनो इफेक्ट्स. डोमिनो इफेक्ट्स अकर व्हेन द रिमूवल ऑफ वन स्पीशी or extinction events are in the addition of one species as invasion events affect the entire biological system. यानी डोमिनो इफेक्ट्स का मतलब ये है कि जब
किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप एक स्पीशी को ख़त्म करते हैं, रिमूव कर देते हैं या वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उसका असर बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर भी पड़ता है, उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर पड़ता है। डोमिनो इफेक्ट्स आर स्पेशली लाइकली व्हेन टू और मोर स्पीशीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। डोमिनो इफेक्ट्स यानी ये जो इफेक्ट है जिसमें एक स्पीशी खत्म हो तो इसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ता है। तो खास तौर पे वो स्पीशीज जो एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं उनका तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक जंगल है उसमें दरख्त हैं, घास फूस है, तो घास फूस जड़ी बूटियां पौधे स्मॉलर प्लांट्स होंगे तो वहाँ ग्रेजिंग एनिमल्स हरन और जेब्रा और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होंगी, तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर पौधे घास फूस खत्म कर दिए जाएंगे तो ये ग्रेजिंग एनिमल्स ये खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वहां से मूव कर जाएंगे या मर जाएंगे भूख की वजह से। और इसी तरह जेब्रा और हिरन और ये जो है लाइन और जो कैर्निवोर एनिमल्स हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो अगर ये नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे, तो वो जो कैर्निवोर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा डोमिनो इफेक्ट्स के अंदर ये चीज आती है कि जब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई एक स्पीशी आप खत्म कर देते हैं तो उससे जो बाकी इंटायर बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो बाकी स्पीशीज हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और मिसाल है, जैसे स्टारफिश फैसिलिटेट द को एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर इनवर्टिब्रेट्स बाय ईटिंग मसल्स विच अदरवाइज वुड हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे स्टारफिश है, ये मजल्स वगैरह और ये इन चीज़ों को खाती है, तो अगर स्टार फिश नहीं होगी तो ये मजल्स वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, तो ये बाकी जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, फिश वगैरह के लिए। स्टार फिश आर एलिमिनेटिंग इन इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम से आप स्टार फिश निकाल देंगे तो ये जो मजल्स हैं ग्रो इन नंबर एंड प्रे ऑन अदर एनिमल्स, तो ये दूसरे जानवरों का शिकार कर लेंगे। तो डोमिनो इफेक्ट्स के अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि उस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस, हर पॉपुलेशन जो है वो बैलेंसली मौजूद हो और कोई भी डैमेज ना हो, तो इससे वो इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी जो है वो ग्रो करता है। लेकिन अगर उस इकोसिस्टम के अंदर आप किसी एक स्पीशी को इफेक्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली बाकी स्पीशीज के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये भी ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट्स कहते हैं। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद अगले लेक्चर्स के अंदर हम जो बाकी रिमेनिंग ह्यूमन फैक्टर्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रही है, जैसे पोल्यूशन है या बाकी और फैक्टर्स हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।